आज के डेटिंग कल्चर और हुकअप के जमाने में कई बार हम ऐसे ऐसे इंसानों को डेट करने लगते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। आज की दुनिया में इंटरनेट में इतने सारे डेटिंग एप्स अवेलेबल है कि मैं क्या ही बताऊं। नाम लेने की तो कोई जरूरत है नहीं, आपको पता ही होगा। स्वाइप लेफ्ट करेंगे, स्वाइप राइट करेंगे और ऐसा सोचेंगे कि हमारा जीवन साथी हमें मिल जाएगा। 4 लाइन का बायो पढ़ेंगे, 4 अच्छी फोटो देख लेंगे तो सोचेंगे अरे वाह, सामने वाले ने भी हमें पसंद कर लिया, अब तो लाइफ सेट। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचे हैं, हमारे इन्हीं हरकतों के चक्कर में अगर हमारे साथ ऐसा कोई इंसान फंस जाए जो या तो साइको निकले, या तो कोई ब्लैक मैजिक करने वाला, या तो कोई तंत्र साधना करने वाला निकले, तो हम क्या करेंगे? नहीं, साइको वगैरह हुआ, चिपकू निकला तो जैसे तैसे भी करके हम उसे अपनी जिंदगी से काट लेंगे, हम कहीं भग लेंगे। लेकिन जरा सोचो, सामने वाला इंसान कोई भूतिया माया जाल फंसाने वाला इंसान निकला तो आप क्या करेंगे? कोई आपके पीछे पड़ जाए और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दे और फिर आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का जीना हराम कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ अमन नाम के लड़के के साथ। मुंबई में रहने वाला ये लड़का बड़ी साधारण सी अपनी जिंदगी काट रहा था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, सब कुछ सेट था लाइफ में, वो बहुत खुश था। कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, वो क्लास 10th में ही था अभी, लेकिन फिर भी लाइफ में खुश था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। पढ़ाई लिखाई कर रहा था, घर वाले भी उससे हैप्पी थे, अच्छे परसेंटेज आते थे। और एक दिन ऐसा कुछ होता है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दोनों का हो जाता है ब्रेकअप। ब्रेकअप होता है तो 10th में पढ़ने वाला अमन नाम का ये लड़का एक बड़ी खतरनाक वाली टेंशन वाली लाइफ में चले जाता है, जहां चारों तरफ खिले खिले फूल दिखते थे, हम मुरझाए हुए मरे हुए पेड़ दिखते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। जहां पर वो क्लास टॉपर हुआ करता था, अब कुछ कुछ सब्जेक्ट में फेल हो जा रहा है। मतलब क्लास टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। घर वाले भी बड़े चिंता में आ गए। घर वालों को तो समझ में नहीं आ रहा है हमारे लड़के के साथ क्या हुआ। इसके दोस्तों को पता था, ना कुछ खाता था ना कुछ ढंग से पीता था, सारे शौक वॉक साइड में हो गए थे, ना ही अपने दोस्तों से टच में रहा था और ना ही अब अपने रिश्तेदारों से भी बात करता था। कजन्स वगैरह सबको भुला दिया था, सिर्फ मम्मी पापा से हूँ हाँ ये वो करके बात कर लेता था। एक दिन अमन की मम्मी बहुत टेंशन में आई और उसके हर्ष नाम के एक बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करी और बोली कि देखना बेटा, अमन को क्या हो गया, वो बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता है, बहुत टेंशन में रहता है, हमको तो कुछ बताता नहीं है, तुम लोग दोस्त हो, पता करने की कोशिश करो। हर्ष ने अमन को बहुत समझाया, अरे चली गई तो चली गई, बहुत बड़ी जिंदगी है यार, अभी हम बहुत छोटे हैं, अभी तो टीन एज ही चल रही है, अभी देख थोड़ा 12th क्रॉस करते हैं, कॉलेज वॉलेज क्रॉस करते हैं, बहुत लड़कियां मिलेगी यार, जॉब वॉब लग जाएगी तो अपन भी थोड़े लगेंगे मैच्योर्ड है, सामने वाला फिर कैसे छोड़ के जाएगा हमको। बहुत समझाता है, बहुत समझाता है, लेकिन अमन उतनी डिटेल में इसकी बात नहीं समझता है। फिर हर्ष अमन के कुछ और दोस्तों को बोलता है कि मैंने तो समझाया, अब तुम भी समझाओ। फिर सारे दोस्त उसको मिलकर समझाते हैं। इनमें से एक दोस्त था जो थोड़ी सी तिकड़म लगाता है। वो मन में सोचता है कि यार अमन क्यों टेंशन में आया है, क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ है। अगर अमन का एक और अच्छी लड़की से पैचअप हो जाए तो शायद वो अपनी टेंशन वाली लाइफ से निकल पाएगा और वापस से अपनी लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएगा। तो उसका वो एक दोस्त उसको सजेस्ट करता है कि क्यों नहीं भाई, तू कोई डेटिंग ऐप चला। ये बोलता है मैं 18 साल का नहीं हूँ, मुझे ऐसा कैसा हो जाएगा। अरे बोलता है फेक डाल और कोई डेटिंग ऐप को ऐसा ले और स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट कर और देखना कोई ना कोई तेरी उम्र की लड़की उसमें मिल ही जाएगी। इसके बाकी के फ्रेंड सर्कल में किसी की गर्लफ्रेंड वगैरह थी नहीं, लेकिन यही बस इसी चक्कर में फंसा हुआ था। बाकी कोई टेंशन था नहीं इसकी लाइफ में, ये अकेला टेंशन था। उसने अपने उस दोस्त की बात समझा और एक बहुत फेमस डेटिंग ऐप जिसका नाम है टिंडर, उसको डाउनलोड किया, उसकी मेंबरशिप लिया जैसे तैसे भी करके, पैसे वैसे जुगाड़ करके, और उसमें अपनी पार्टनर ढूंढने लगा। ठीक 1 हफ्ते बाद उसे उसकी ही उम्र की एक लड़की मिल गई। ये भी मुंबई की ही रहने वाली थी। अब ये थोड़ा दूर रहता था, लेकिन वो जो लड़की थी वो मतलब इससे, अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूं ना मुंबई लोकल के, तो 5-6 स्टेशन आगे रहा करती थी। जब कभी भी इनको मौका मिलता था, अब ये लोग मिलने लगे। मिलते 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 आने वाले 1-2 महीने में वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया, पहले की तरह खुश हो गया, सब हैप्पी हैप्पी रहने लगा। फिर एक दिन की बात है, फिर से ये दोनों कहीं ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे रात के टाइम,
और ये दोनों का झगड़ा हो गया। गंदी वाली बहस हो गई, बहुत गंदी वाली। और वो भी बोल दी कि आज के बाद से तू मुझे फ़ोन मत करना, मैसेज मत करना, मैं ऐप वैप सारे डिलीट कर रही हूँ, मैं तेरे लाइफ से टाटा बाय बाय। इसको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वो बड़ा कंफ्यूज रहने लगा। फिर अपने दोस्त हर्ष से बात करता है कि यार मुझे नंदिनी मिली थी, मैंने बहुत अच्छे से उसके साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना शुरू किया था, लेकिन वो फिर बिना मतलब के लड़ाई करके मुझसे चली गई है यार। हर्ष बोलता है वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तू अपनी हालत तो देख, कैसा हो गया है। जब तू मुझसे लास्ट टाइम मिला था, ये लोग ना देखो फ़ोन में बहुत बात किया करते थे। हर्ष और ये जो अमन था वो बहुत फ़ोन में बात करते थे। एक स्कूल में नहीं पढ़ते थे, दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन मिलना जुलना थोड़ा कम हो पाता था। तो हर्ष जब बहुत टाइम बाद इससे मिला था, इसके सेकंड ब्रेकअप के बाद, तो बोल रहा है कि भाई तू नंदिनी वगैरह को छोड़, तू अपनी हालत देख क्या हो गया, क्या मतलब हेल्थ वाइज ठीक फील करता है कि नहीं। तो अमन बोलता है नहीं यार, हेल्थ वाइज भी मैं उतना ठीक फील नहीं करता हूँ। साला जब से मेरा नंदिनी से पैचअप हुआ है, तब से मैं अजीबो गरीब चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो हर्ष थोड़ा घबरा जाता है, क्या भाई क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। बोलता है कि पता नहीं यार, मेरे कंधे में ना एक विचित्र सा दर्द बना हुआ रहता है, ऐसा लगता है कि पूरे टाइम कंधे में कोई बैठा हुआ है। ऐसा मतलब बहुत जुकान जुकान सा फील करता हूँ। खाना भी खाने जाता हूँ तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। किसी दिन खा भी लेता हूँ पेट भर के, तो ऐसा लगता है कि 10 मिनट बाद फिर से भूख लग गई। फिर मैं वापस से खाना खाने के लिए बैठता हूँ तो खाना खा के ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि खाना खा भी रहा हूँ तो मेरे पेट में नहीं जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे कुछ दिनों से। और बिना मतलब के फिर नंदिनी से भी लड़ाई हो गई है, वो भी चली गई है। ये बोलता है कि छोड़ना यार, तू लड़की वड़की का चक्कर, पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा है, वो सब में ध्यान देना। हाँ, और अगर इतनी टेंशन हो रही तो उस स्कूल से नाम कटा, मेरे स्कूल में आ जा। ऐसा ऐसा करके हर्ष ने उसको समझाया, लेकिन अमन है कि समझने का नाम नहीं ले। वो फिर से टेंशन में जाने लगा, फिर दोस्तों से बातचीत करना बंद कर दिया। ऐसे करते करते अब एक आध महीने और बीत जाते हैं। अब ठीक 1 महीने बाद हर्ष को एक विचित्र सा डरावना सपना दिखाई देता है। वो सपने में ये देखता है कि उसका दोस्त अमन उसे फोन किया और बोला कि भाई कहाँ है तू, जल्दी मुझसे मिलने के लिए। हर्ष बोल रहा है क्या हो गया बता तो। अमन फोन में बोलता है कि भाई मेरा नंदिनी से वापस से पैचअप हो गया है और अब वो तुझसे मिलना चाहती है, मैं जहां बोल रहा हूं फटाफट वहां पर पहुंच जा। हर्ष कहता है कि ठीक है पहुंच रहा हूं। फोन काटता है और वो अमन की बताई हुई लोकेशन में पहुंचता है। वो उस लोकेशन में पहुंचता है तो क्या देखता है, वो एक नॉर्मल लोकेशन नहीं है। वो जगह मुंबई के अंदर भी नहीं आती है। वो जगह पे ना एक नदी बह रही है। वो नदी पानी की नदी नहीं है, खून की नदी है, जिसमें काफी सारे मरे हुए लोग तैर रहे हैं उधड़े हुए शरीर के साथ। अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें निकाल रहे हैं, दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। आसमान में ढेर सारे चमगादड़ और कौवे चिल्ला चिल्ला के उड़ रहे हैं। आसमान खून की तरह लाल है। बहुत सारे पेड़ हैं यहां पर, लेकिन सब मरे हुए। वो आवाज लगाता है वहां पर पहुंच के, अमन कहां है तू, और ये कैसी जगह मुझे बुलाया है। कहीं से अमन की आवाज आती है, इधर हूं भाई पेड़ के पीछे, आजा आजा, तेरे सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है। वो देखता है अच्छा उस पेड़ के पीछे होगा, और सामने वाले एक पेड़ की तरफ वो आगे बढ़ जाता है। जैसे ही उस पेड़ के पीछे वो पहुंचता है तो क्या देखता है कि उस पेड़ के पीछे 15-20 मुर्दे पड़े हुए हैं, बहुत डरावने दिखने वाले, जो कि ना जाने कितने साल पहले खत्म हो गए होंगे, सड़ रहे थे। उन मुर्दों के ऊपर बैठा हुआ है अमन अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी का हाथ पकड़ के, और दोनों एक अलग सी लैंग्वेज में पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। घबराकर हर्ष अमन से कहता है कि अमन तू ये कैसी जगह पर बैठा हुआ है और मुझे यहां पर क्यों बुलाया, मुझे डर लग रहा है। और नंदिनी तुम्हें डर नहीं लग रहा है, यहां पे क्यों हो, चलो तुम लोग मेरे घर पर चलो, वहां पर बैठ के बात कर लेंगे, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। तो नंदिनी मुस्कुराकर हर्ष से क्या कहती है, तुम घबराओ मत, ये जगह की तो अब हम दोनों को आदत हो गई है, तुम चाहो तो हमारे साथ शामिल हो सकते हो, बहुत अच्छा लगता है यहाँ, ये दुनिया बहुत अच्छी है। बोलो क्या हो गया हमारे साथ। ऐसा करके हाथ बढ़ाई और उसका हाथ बहुत लंबा हो गया और सीधे इसके मुंह के पास पहुंच गया। ये बहुत जोर से घबराया और सपने से जागा तो पसीना पसीना था, हालत पूरी टाइट। बोला शिट, ये कैसा सपना था यार, अमन को मैं किस हालत में देख रहा हूं। बचपन में मेरे दादाजी बताया करते थे, अगर सपने में ऐसी हालत में कोई दिखाई दे तो समझ लेना उसका आखिरी समय चल रहा है। कहीं मेरा दोस्त अमन खत्म तो नहीं होने वाला है, मरने तो नहीं वाला है।
वो पूरी रात ऐसे बैठे बैठे बस बिता दिया। अगला दिन निकला तो उसने अपने मम्मी से ये बात पूछा कि मम्मी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा हूं, इसका मतलब क्या होता होगा। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा मुझे जितना समझ में आ रहा है उसका तो यही सेंस बनता है, ऐसा लग रहा है कि अब अमन कुछ ही दिनों का मेहमान है, उसे कुछ हो जाएगा, तो उससे बात कर, सब कुछ ठीक है कि नहीं। ये घबराहट के मारे अमन को फोन लगाता है, फोन लगता नहीं है। ये सोचता है कि मैं अमन से मिलने के लिए जाता हूँ। ये अमन से मिलने के लिए जाता है तो पाता है कि अमन के घर पे ताला लगा हुआ है, वो लोग है नहीं। ये बाजू वाले फ्लैट में पूछता है कि अमन लोग कहाँ गए, तो वो लोग बताते हैं कि पता नहीं, लड़के की तबीयत खराब थी तो कहीं बाहर गए हुए हैं इसे एडमिट कराने के लिए। अब कमाल की बात यह थी कि हर्ष के पास अमन के घर वालों का नंबर नहीं था, वो चाह के भी कांटेक्ट नहीं कर पाया। 1 हफ्ते बीत गए, 2 हफ्ते बीत गए, 3 हफ्ते बीत गए, उसे उसका दोस्त नहीं मिला। 4-5 बार वो आया इन 3 हफ्तों में, ताला ही लगा हुआ है और वो लोग पता नहीं कहाँ गए हैं, कहाँ पर वो एडमिट है, कहाँ चले गया है वो परिवार वालों के साथ, कुछ नहीं पता चला हर्ष को। अब कट टू क्या होता है ना कि हर्ष किसी अपना कोई पुराना दोस्त रहा होगा, उससे घर पे जाने का प्लान बनाता है। अब उसका ये दोस्त मुंबई के एक्सट्रीम आउटर इलाके में रहता है, मतलब ये कह सकते हैं कि कसारा नाम का एक इलाका है, कसारा से और आगे एक छोटा सा गांव है, उस गांव में हर्ष का कोई दोस्त रहता, बचपन का दोस्त। तो ऐसे ही वो थोड़ा छुट्टी उट्टी भी चल रही थी, तो हर्ष सोचता है कि मैं अपने दोस्त के घर उससे मिलने के लिए जाता हूँ। हर्ष अपने उस दोस्त के घर पर पहुंचता है। कहानी बहुत बड़ा ट्विस्ट लेने वाली, आप सोचो, ये मत सोचो कि मैं कहाँ से कहाँ निकल जा रहा हूँ, नहीं। अब हर्ष अपने उस दोस्त से मिलने के लिए गया, उसके घर पर बातचीत चल रही है। हर्ष यहाँ पर 2 दिन के लिए रुकने वाला है, उस दोस्त का बंगलो जैसा है, तो नीचे उस दोस्त के पेरेंट्स रहते हैं, ऊपर हर्ष का दोस्त रहता है। तो हर्ष अपने दोस्त के ही कमरे में स्टे किया हुआ है। पहली रात कट गई, दूसरी रात को हर्ष को नींद नहीं आ रही थी। हर्ष ने सोचा कि मैं थोड़ा बालकनी में जाकर बैठता हूँ, मेरा दोस्त तो सो गया है। हर्ष बालकनी में निकलता है, उसे बालकनी से नीचे कुछ अजीबोगरीब चीज दिखाई देती है, और वो अजीबोगरीब चीज ये थी कि नंदनी नीचे सड़क से एक बड़ा सा बैग पकड़ी हुई है और कहीं जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में जा रही है। अब देखो, नंदनी को इसने रियल में देखा नहीं था, सिर्फ सपने में देखा था, और वो सपना जो था बहुत रियलिस्टिक था। मैंने आपको बोला ना, उस रियलिस्टिक सपने के चक्कर में वो नंदनी को पहचान गया कि यही तो थी वो जो मेरे सपने में आई थी, और अमन कह रहा था कि ये नंदनी है, और ये इतना बड़ा सा बैग उठा के हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही है। इसने सोचा कि मैं नीचे उतरता हूँ और पीछे पीछे जाता हूँ, क्योंकि बहुत रात का टाइम है और ये बहुत आउटर इलाका है, गाँव वाला इलाका है। तो ऐसे गाँव वाले इलाके में ऐसे डिफरेंट से, मतलब शहरी कपड़े पहन के ये बैग लेके अकेले कहाँ जा रही है। इस चक्कर में वो अपने दोस्त के घर से नीचे उतरा और दबे पांव नंदनी के पीछे पीछे जाने लगा। नंदनी लगभग 1 किलोमीटर और आगे जाती है और सामने दिखाई देता है एक शमशान घाट का गेट। नंदनी उस गेट के अंदर घुस जाती है, उस बैग को पकड़े पकड़े। ये भी उस गेट के अंदर छिपे छिपे पहुंच गया। नंदनी को शायद पता नहीं चल रहा है कि ये उसका पीछा कर रहा है हर्ष। अब दोनों शमशान घाट में एंटर कर गए। एक पेड़ है, उस पेड़ के पीछे हर्ष छुप गया है और वो नंदनी की एक्टिविटीज पर बहुत ध्यान दे रहा है। नंदनी उस शमशान घाट के कोने में गई। एक चिता हाल फिलहाल में जली हुई थी, उस बैग को उस चिता के बाजू में रखी और वहां पर बैठ गई। चिता की राख अपने चेहरे पर ऐसे ऐसे लगाने लगी, फिर बैग से कुछ निकाली है, उसको वो जो थोड़ी थोड़ी चिता जल रही थी ना उसमें डालने लगी, और फिर कुछ हिल के कुछ तो भी बड़बड़ाने लगी। फिर एक गुड्डा निकाली और बहुत सारी सुइयां थी, उस सुइयों को निकाल के वो गुड्डे में चुभोने लगी चुभोने लगी चुभोने लगी। फिर वो गुड्डे को भी उस चिता में डाल दी। फिर एक बोतल उठाई, शायद ये मिट्टी तेल की बोतल थी, उस गुड्डे के ऊपर डाल दी। चिता की आग भड़क गई और वो गुड्डा धूं धूं करके उस चिता के साथ जल गया। जैसी वो जला, वहां का नजारा वैसा हुआ, वो दबे पांव भागा। कौन? अपना हर्ष दबे पांव भागा, बोला भाड़ में जाए, ये नंदनी पता नहीं क्या है, ये लड़की क्या कर रही है, मुझे तो डर लग रहा है भाई इससे। और वो उधर अपने दोस्त के घर चले गया और सोने की कोशिश करने लगा। हालांकि पूरी रात उसको नींद नहीं आई और अगले दिन
वो वहाँ से निकल गया अपने दोस्त को टाटा बाय बोल के कि भाई मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, और इस बात के बारे में उसने किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं किया। अब वो अपने घर पहुंचा और अपने मम्मी को पूरी बात बताया। मम्मी, मैंने सपने में अमन के साथ एक लड़की को देखा था, नंदिनी को, मैंने आपको बताया था ना कुछ समय पहले। मम्मी बोलती हाँ हाँ मुझे याद है। तो हर्ष बताता है मम्मी मैंने उसी लड़की को रियल में भी देखा। देखो, मैंने रियल लाइफ में नंदिनी को नहीं देखा था, लेकिन सपने में देखा था, तो मुझे समझ में आया कि ये नंदिनी होगी शायद, और फिर मुझे वो रियल में दिखाई दे दी और ऐसी ऐसी हरकत करी शमशान घाट में जाके। पहले तो मम्मी ने उसको डांटी कि तू शमशान घाट में ऐसा पीछा क्यों किया, कुछ प्रॉब्लम हो जाती, कुछ का कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग। तो फिर उसने मम्मी को थोड़ा कंट्रोल किया, लेकिन बोला मम्मी ये क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी बोलती है कि यार मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम कर, वापस से अपने दोस्त अमन को फ़ोन लगाना। इसने वापस से फ़ोन लगाया और इस बार उसका फ़ोन उठाया गया। फ़ोन उठाने वाला कोई और नहीं, अमन के पिताजी थे। हर्ष घबरा के बोलता है अंकल अंकल, अमन कहाँ है, मैं इतने दिन से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, आपके घर के 4 चक्कर मार लिया हूँ, आप मिल नहीं रहे हैं, कहाँ है। उसके पापा ये बात सुन के फ़ोन में रोने लगते हैं। हर्ष फिर से बोलता है अंकल प्लीज़ बताइए ना सब कुछ ठीक है कि नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ दिन से मैं भी कुछ अजीबोगरीब चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। इसके पापा बोलते हैं कि बेटा अमन नहीं रहा, पिछली रात को अमन का देहांत हो गया। अमन की पिछली रात को ही मृत्यु हुई। ये पूछता है अंकल कितने बजे की बात है। अंकल बताते हैं कि बेटा रात के यही कोई 1-1:30 बजे की बात है। शिट! रात के 1-1:30 बजे ही हर्ष ने नंदिनी को शमशान घाट में वो गुड्डे को जलाते हुए देखा था। सारी सुइयां घूम गई और हर्ष को समझ में आ गया कि अमन के साथ क्या हुआ। हर्ष ने अमन के पापा को तो कुछ नहीं बोला, अंदर ही अंदर ये बात घोंट लिया। अपनी मम्मी को मन हल्का करने के लिए बताया, पापा को बताया, कुछ दोस्तों को बताया, और सारे दोस्तों ने कान पकड़ लिए कि जीवन में अनजान इंसान से बात तक नहीं करेंगे, डेट वेट करना तो बहुत दूर की बात है। आज इस घटना को 2 साल हो चुके हैं और आज भी इसके मन में वो रात इतने खौफनाक तरीके से ताज़ा है कि अभी भी एक एक चीज़ वो क्लियर बता सकता है कि उसने कैसे देखा था, नंदिनी कैसी दिखती है, दुनिया भर की फलाना ढिमका सब कुछ वो बता सकता है। उसके मन में बहुत डर लगता है आज ये सारी चीज़ों को इमेजिन करके, याद करके। उसने सोचा कि ये कहानी मैं ब्लडी सत्य को लिख के भेजता हूँ और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, ताकि सब लोग सतर्क हो जाएं कि किसी भी लड़के या लड़की के ऊपर ऐसे ही भरोसा ना कर ले किसी डेटिंग ऐप के चक्कर में। क्या पता जिसे आप डेट करने निकले हैं वो कोई भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच पता नहीं क्या निकल जाए। मुझे ये लगता है कि मुंबई में घटने वाली ये अब तक की सबसे ज़्यादा डरावनी और भूतिया घटना है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।